हेलो बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं अपने विज्ञान के पाठ्यक्रम का और 15वां अध्याय है खाद्य संसाधनों में सुधार। पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हम यह देख चुके हैं कि भारत में फसल उत्पादन या खाद्य संसाधन कौन कौन से मुख्य रूप से हैं। कृषि और पशुधन। कृषि के अंतर्गत हमें कौन कौन से कृषि कार्य किस तरह संपोषणी कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए, उसके लिए उचित उत्पादन कैसे फसलों का हम प्राप्त करें संपोषणी प्रबंधन करके, ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और वहाँ पर हमने यह भी देखा कि फसल उत्पादन में उन्नत करने के 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं: उचित किस्म का चुनाव, फसल का प्रबंधन और सुरक्षा का प्रबंधन, उत्पाद का प्रबंधन और उनकी फसल सुरक्षा का प्रबंधन। तो आज के लेक्चर में अब हम उन्हीं 3 बिंदुओं को इलेबोरेट करेंगे और विस्तारित रूप से पढ़ाएंगे। पहली चीज़ है कि फसल की किस्मों में सुधार। कैसे हम कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं कि फसल की किस्मों में सुधार हो सके। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। किस्म जो हम अपने खेत में जो बीज बोते हैं उसकी गुणवत्ता पर यह बात निर्भर करती है कि कितनी अच्छी फसल पैदा होगी। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए हमें विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे किस आधार पे हम बीजों का चयन करेंगे, यह हम देखेंगे कि उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस फसल की वह अच्छी हो, उर्वरक के प्रति अनुरूपता हो, उत्पादन की गुणवत्ता हो और उच्च उत्पादन देने वाली हो। अच्छे तरह का उत्पाद हो और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद देने वाली फसल हो, तो ऐसी किस्मों का चयन हम फसल उत्पादन के लिए करते हैं। प्रजनन द्वारा इन किस्मों का चयन किया जाता है। फसल की किस्मों में अच्छी गुणों को हम संकरण विधि द्वारा उसमें डालते हैं। हाइब्रिड बीजों का जो आप सुने होंगे कि आजकल ज़्यादातर हाइब्रिड बीज उगाए जाते हैं। हाइब्रिड बीज में बच्चों यही होता है कि उनमें अच्छे किस्म के गुण पाए जाते हैं। ये सारे गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और उच्च उत्पादन, ये सारे गुण उन फसलों में पाए जाते हैं, इसलिए वह अच्छा उत्पादन हमें देती हैं। तो यह जो गुण हैं वह उन फसलों की किस्मों में संकरण द्वारा डाला जाता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं और संकरण करवाने के बाद इसमें यह संकरण जो है अंतरा किस्मीय विभिन्न किस्मों में या अंतरा स्पीसीजीय एक ही जीनस के 2 विभिन्न स्पीसीजों में या अंतरावंशीय विभिन्न जेनरा में, मतलब किन्हीं 2 पौधों के बीच में जो कि विभिन्न किस्म के हों, विभिन्न जाति के हों, विभिन्न वंशों के हों, कैसे भी पौधे हों, लेकिन उनके बीच संकरण करवा के हम अच्छी फसल देने वाले पौधे का बीज प्राप्त करते हैं। और फसल सुधार की दूसरी जो विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालना, इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिकीय रूपांतरित फसल हमें प्राप्त होती है। तो संकरण और ऐच्छिक गुणों वाले जीनों को डाल करके हम अच्छी किस्म के बीज प्राप्त करते हैं। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले आवश्यक है कि फसल की किस्म जो है वह विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती है वह अच्छा उत्पादन देने वाली हो। ऐसा ना हो कि ठंडी जलवायु की फसल हम गर्म जलवायु में बो दें, भले ही अच्छे बीज किस्म का बीज हो लेकिन वह जलवायु के कारण नहीं पैदा होगा। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न तरह की किस्में जो है अच्छे से उत्पादित होती हैं। अच्छा उत्पादन, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज हमेशा उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सकें। कृषि प्रणालियां और फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता, साथ ही इन सब चीज़ों पर निर्भर करती हैं। चूँकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़, इनका पूर्वानुमान कठिन होता है, तो हमें ऐसी किस्में उत्पादित करनी है जो कि इन सब परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो। तो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकें, यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार ऐसी किस्में भी बनाई गई हैं जो कि उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकती हैं। किस्मों में सुधार के लिए जो कारक होते हैं मुख्य क्या क्या होते हैं जान लें। उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता को बढ़ाना, यह मुख्य कारक हैं अच्छी किस्मों के चयन के। उन्नत किस्में, फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है।
दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता देखी जाती है, तिलहन में तेल कितना निकलेगा यह देखा जाता है। फल और सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है कि उसमें रोग कम लगता है, अच्छी गुणवत्ता वाली दिखाई देती है। और जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता के तहत हम देखते हैं कि जैविक जैसे रोग, कीट और जो कीटाणु लगते हैं उनसे सुरक्षा करने में फसल सक्षम है कि नहीं है। अजैविक कारकों जैसे सूखा से लड़ने लायक है कि क्षारकता, जलक्रांति, गर्मी, ठंड, पाला, इन परिस्थितियों से वह लड़ने में सक्षम है, वह फसल की नहीं है, यह हम देखते हैं। और इन परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन भी हमारा कम हो सकता है। तो इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में जो हैं वह फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। परिपक्वन काल में परिवर्तन का ध्यान रखते हैं। इसमें देखते हैं कि फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना, आर्थिक दृष्टि से कम समय में उत्पादित होने वाली फसल अच्छी मानी जाती है। इससे जो किसान हैं वह प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलों को उगा सकते हैं। कम समय में होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है। मतलब एक साथ पक गई हैं सारी फसलें तो एक साथ कटवा दी जाती हैं, इससे हमें कटाई की प्रक्रिया सरल हो जाती है और कटाई के दौरान होने वाली जो फसल की हानि है वह भी कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता का बिंदु हम देखते हैं, यह उस फसल में है कि नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि व्यापक अनुकूलता वाली जो किस्में हैं उनका विकास करना चाहिए। विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को अस्थायी करने में सहायक होता है। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। मतलब उस फसल में व्यापक अनुकूलता का गुण हो तो बहुत बेहतर है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, चारे वाली जो फसलें हैं उनके लिए लंबी और सघन शाखाएं देने वाले बीज होने चाहिए, यह ऐच्छिक गुण होते हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा बड़े होंगे तो गिर जाएंगे, अनाज खराब हो जाएगा, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। तो सस्य विज्ञान का भी हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही फसल उत्पादन प्रबंधन दूसरा बिंदु है हमारा कि यह तो किस्मों के सुधार की व्यवस्था हो गई, कौन कौन सी विधियां अपना के हम किस्मों में सुधार फसल की कर सकते हैं, पहले लेक्चर में हमने देखा था। दूसरा बिंदु हमारा था फसल का जो उत्पादन है उसका कैसे हम प्रबंधन करते हैं। जो दूसरे कृषि प्रधान देश हैं उन्हीं के अनुसार भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक की जाती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना और तकनीकी की उपलब्धता कम या अधिक हो सकती है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो धन या आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों और कृषि तकनीकों को अपनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब फसल के उत्पादन के लिए किसान के पास धन भी होना आवश्यक है। योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यह सारी चीज़ें आपस में सहसंबंध रखती हैं। इसी तरह किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती हैं। इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन, अधिक लागत उत्पादन या अलग अलग तरह की उत्पादन प्रणालियां हैं। इनमें से हम किसी का भी चयन कर सकते हैं। फसल उत्पादन प्रबंधन में हम प्रबंधन किन किन चीज़ों का करते हैं? मुख्य रूप से पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन में हम देखते हैं कि विकास, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दूसरे जो पोषक पदार्थ हैं वह मिट्टी से पौधे को प्राप्त होते हैं। इन पोषक पदार्थों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए होती है। जिन पोषक पदार्थों की अधिक मात्रा चाहिए होती है उन्हें हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं। शेष जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो पौधों के उत्पादन के लिए बृहद पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों दोनों की आवश्यकता बराबर होती है। इन पोषकों की कमी के कारण जो पौधे की शारीरिक प्रक्रिया है सहित जनन, वृद्धि और रोग के प्रति लड़ने की जो क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें मिट्टी में खाद और उर्वरक के रूप में इन पोषक पदार्थों को मिलाना पड़ता है, जिससे उसे आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त हो सकें। कौन से पोषक पदार्थ कितनी मात्रा में मिलाए जा सकते हैं या
कहाँ से पौधे को प्राप्त होने वाले पोषक पदार्थ क्या होते हैं, सारणी में दिया गया है, देख लें। हवा, इससे प्राप्त होती है कार्बन और ऑक्सीजन। पानी से प्राप्त होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मृदा से प्राप्त होते हैं बृहद पोषक तत्व। यह तालिका विशेष रूप से याद कर लें, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि बृहद पोषक तत्व कौन से हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। तो बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, NPK, और साथ ही मैग्नीशियम और सल्फर भी बृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। वहीं जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वह हैं आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कापर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है, याद रखें। बार बार पूछे जाते हैं कि पौधों के लिए बृहद पोषक तत्व महत्वपूर्ण रूप से कौन है। वह विकल्पी रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो मृदा से प्राप्त होने वाले बृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखें, याद रखें इन्हें, और इन्हें आप बार बार रिमाइंड करते रहें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हमने फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में पढ़ा, साथ ही फसल की किस्मों में सुधार कैसे किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ा, और जो फसल उत्पादन प्रबंधन के अन्य बिंदु हैं, अभी तो हमने पोषकों के प्रबंधन के बारे में भी बात की है कि फसल को कौन कौन से पोषक पदार्थ चाहिए, कौन से बृहद पोषक पदार्थ होते हैं, कौन से सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं। अभी हमें विभिन्न उत्पादन प्रणालियों के बारे में पढ़ना है, उर्वरक के बारे में पढ़ना है, खाद के बारे में पढ़ना है, उनसे भी पौधों को पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो उसका हम अध्ययन अगले क्लासेस में करेंगे। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होगा फ़ोन करके, कमेंट करके आप उसको हमसे क्लियर कर लें। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।